कि हम इस काम को कर पाएंगे। आयकर विभाग ने धन शोधन रैकेट चलाने के मामले में कल चीन की कंपनियों, उनके निकट संपर्कों वाले समूहों और कुछ बैंक कर्मचारियों के परिसरों में छापेमारी की। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि चीन के कुछ नागरिकों और उनके भारतीय सहयोगियों के धन शोधन में लिप्त होने और फर्जी कंपनियों के जरिए हवाला लेन देन की ठोस जानकारी के आधार पर छापेमारी की गई। तलाशी में पता चला कि चीनी नागरिकों के कहने पर नकली कंपनियों के नामों से 40 से अधिक बैंक खाते खोले गए, जिनमें कुछ समय में 1000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा कराई गई। चीन की एक सहायक कंपनी और उससे संबंधित संगठनों ने भारत में खुदरा व्यापार के लिए शोरूम स्थापित करने के नाम पर नकली कंपनियों के जरिए फर्जीवाड़े से 100 करोड़ रुपये से अधिक की अग्रिम राशि प्राप्त की। सीबीडीटी ने कहा कि तलाशी में बैंक कर्मचारियों और सनदी लेखाकारों की मिलीभगत से हवाला लेन देन और धन शोधन से संबंधित आपराधिक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। और इस पूरी खबर पर हम बात करेंगे, हमारे संवाददाता अजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अजय, क्या मामला है ये? ये देखिए, जो एनसीआर में कल एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन किया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, जहां पर छापेमारी जो है वो गाजियाबाद, दिल्ली और गुड़गांव के बहुत सारे एंटिटीज हैं उन पर की गई है। खबर ये मिली थी कि एक चाइनीज नेशनल है जिसने मणिपुर से पासपोर्ट बनवाया और फर्जी पासपोर्ट बनवाया, और उसके बाद उसने कई सारी जो चाइनीज कंपनीज की इंडियन सब्सिडरीज होती हैं उनको रिप्रेजेंट करना शुरू किया। उसने कई बड़े पैमाने पर करीब 40 बैंक अकाउंट खोले और उसमें धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जो पैसा लगाने की जो प्रक्रिया है उसको अंजाम दिया। ये काफी एक सोची समझी चाल लग रही है, जिसमें कई बैंक अधिकारी भी शामिल हैं, कई चार्टर्ड अकाउंटेंट भी शामिल हैं, और इन सभी प्रेमाइसेस के दौरान जो भी दस्तावेज अभी प्राप्त हुए हैं उनके मुताबिक काफी संगीन आरोप जो है वो इस शख्स पे लग रहे हैं। ये इसका नाम, असली नाम मिस्टर लाओ है, जिसने अपना नाम बदल करके चार्ली पैंग नाम से वो रह रहा था भारत में, और इस तरह के जो गतिविधियां हैं उसको अंजाम दे रहा था। अब आईटी डिपार्टमेंट का ये कहना है कि जो अभी दस्तावेज मिले हैं करीब 300 करोड़ रुपए के, वो और बढ़ करके 1000 करोड़ रुपए तक के जा सकते हैं या इससे भी बड़ा मामला हो सकता है। तो आप ये देखिए कि एक सिस्टमिक प्लान चल रहा था, जिसमें कुछ जो चाइनीज कंपनीज की इंडियन सब्सिडरीज होती हैं उनके जरिए धन शोधन भी हो रहा था और हवाला के पैसे का इस्तेमाल भी हो रहा था। तो इसमें बहुत सारी संभावनाएं कही जा रही हैं। हो सकता है यहाँ के कुछ लोग चीन में पैसा भेजते थे और वहां के जरिए वो पैसा इन्वेस्ट होता था। तो ये सारी जो जांच है वो लगातार चल रही है और भी खुलासे होने की उम्मीद है। लेकिन इसमें बैंकिंग सिस्टम की एक तरह से कमी देखी गई है। कुछ बैंक ऑफिशियल्स के यहाँ भी छापे पड़े हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने मिलकर के जो कंपनी सब्सिडरीज बनाई और उसके जरिए धन शोधन किया, उसमें भी लूप होल का मामला पता चला है, और अभी जांच में काफी कुछ और खुलासा होने की उम्मीद है। अजय, अगर हम सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो आर्थिक कदम एक बड़ा जरिया आजकल बन जाते हैं किसी देश को नुकसान पहुंचाने के, तो क्या उस लिहाज से भी इसको देखा जा सकता है या एक किसी इंडिविजुअल का कारनामा इसको कहा जाए? बिल्कुल सही कह रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइम। और अगर थोड़ा सा हम आगे बढ़े तो जो किसी भी देश के सिस्टम्स होते हैं उन सिस्टम्स का, आप मौजूदा सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हुए अगर आप कोशिश करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऐसे करने की जो कि ड्यूबियस हैं बाद में, जिनको आप मनी लॉन्ड्रिंग की संज्ञा देते हैं, इसमें कई सारी शेल कंपनीज का इस्तेमाल किया गया। ये काफी इंपॉर्टेंट है समझना कि कई सारी फर्जी कंपनियां बनाई गई जिसमें काम तो बिल्कुल नहीं होता था, केवल पेपर पे वो कंपनियां बनाई गई जिसमें पैसों को घुमाने की कोशिश की जाती थी। तो अगर मान लीजिए किसी एक चाइनीज कंपनी के 3-4 शेल कंपनीज हो गई, तो ऐसा दिखाया जाता था कि उन शेल कंपनीज से ये पैसा उधार लिया गया, हालांकि वो किसी का ब्लैक मनी होता था जो कि उस शेल कंपनी के जरिए लाया जाता था। तो उस कंपनी में कोई काम नहीं होता था, लेकिन सिर्फ उसको पैसे के ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आपको याद होगा जब ब्लैक मनी पर पहला बड़ा प्रहार किया था मोदी सरकार ने, तो 3 लाख के करीब ऐसी शेल कंपनियां मिली थी जिनको बंद कर दिया गया था। लेकिन ऐसा पता चला है कि इसमें 10 से ज्यादा शेल कंपनियां इन्वॉल्व थी, 40 से ज्यादा बैंक अकाउंट इन्वॉल्व थे। और ये भाई साहब जो कि चाइनीज सिटीजन है, उन्होंने मणिपुर से एक फेक पासपोर्ट बनाया था। तो आप सोचिए कितना बड़ा मॉडस ऑपरेंडी है कि आप मणिपुर के किसी स्थानीय
ऑफिशियल का सहारा लेकर के फेक पासपोर्ट बनाते हैं, उसके बाद दिल्ली में आकर के कंपनी सेटअप करते हैं, फिर आप चाइनीज जो बड़ी कंपनियां हैं उनके सब्सिडीज को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर बैंक ऑफिशियल से मिलकर के और यहाँ के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनसे मिलकर के आप जो पैसे हैं उनका 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 एक तरह से हेर फेर करते हैं उसमें। तो ये एक बड़ा मामला सामने आया है और अब ईडी, मुझे लगता है कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है जिसने इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है, इस चाइनीज शख्स को जिसने फेक पासपोर्ट के जरिए इसको अंजाम दिया है, और अब विस्तृत जांच की जाएगी। हो सकता है कि ये मामला और भी आगे बढ़ पाए। अजय, एक इंडिविजुअल की बात ज़रूर है, लेकिन क्या सीधा सा सवाल यह है कि क्या इसके पीछे कोई विदेशी देश की ताकत हो सकती है? ये कहना बहुत ही अभी जल्दबाजी होगी कि इसमें कोई कोई नेशनल इंटरेस्ट है किसी का जी, या फिर एक इंडिविजुअल के बेसिस पे ये केवल फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का मामला है। लेकिन एक फेक पासपोर्ट चाइनीज सिटीजन होने के नाते और उसके बाद मणिपुर जैसे सेंसिटिव स्टेट से फेक पासपोर्ट बना करके और एनसीआर में आकर के ऑपरेट करना, और वो भी इतने बड़े स्तर पर जिसमें कि बड़ी रिटेल शोरूम्स इन्वॉल्व हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के कई सारे कंसाइनमेंट्स और ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व हैं। तो ऑब्वियसली ये छोटा मामला नहीं है। भले ही आप किसी एक मतलब नेशनल लेवल के आप किसी षड्यंत्र के साथ न जोड़ें इसे, लेकिन ये गंभीर मामला जरूर है जिसमें कि बहुत सारे जो तार हैं वो जुड़े हो सकते हैं स्थानीय लोगों के भी, और ऑब्वियसली एक सिस्टमिक फेल्योर है जिसका एक बड़ा खुलासा किया गया है कल के इस सर्च एंड सीजर ऑपरेशन। शुक्रिया आपका अजय इन सब जानकारियों के लिए।